हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो 25वां लेसन स्टार्ट किया था वो हमने कंप्लीट भी कर लिया है। उसके ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है उसके अंदर जो हमारा रह गया हो, और बच्चों के डाउट भी नहीं आए हैं अभी तक तो। और जो आए थे वो मैंने क्लियर कर दिए थे अगले ही जैसे वीडियोज़ के अंदर। जो लास्ट क्लास ली थी अपन ने उसमें ऐसा कोई डाउट आया नहीं था, इजी टॉपिक था तो कोई डाउट था नहीं। तो अब वो लेसन तो हो गया है खत्म। अब मैंने उस लेसन की लास्ट में मैंने बोला था कि आप बताइए कौन सा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम अपना जो श्वसन तंत्र है, मानव में श्वसन तंत्र है, जो कि लेसन नंबर 23 है, उसे स्टार्ट कीजिए। तो वैसे ये सही भी है क्योंकि हमने जो 25वां लेसन पढ़ा था ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में, उसके अंदर यही थे मेन टॉपिक, लसिका तंत्र थे। तो हार्ट और ब्लड के बारे में हमने जब वो पढ़ा था तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है, उससे भी रिलेटेड है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसे आएगी जो कि उससे संबंधित होगी। तो मैंने भी सोचा चलो यही लेसन स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बच्चों ने भी वो नया नया लेसन पढ़ा ही है, तो ये लेसन भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक और चीज कि बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि मैम आप टाइम पे कोर्स कैसे कंप्लीट करवाओगे, आप इतना धीरे धीरे करवा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि कोर्स नहीं करवाना चाहते, हम खुद चाहते हैं कि ये लेसन अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, बच्चों की अच्छी तैयारी हो जाए, इसीलिए तो हमने क्लासेस स्टार्ट की थी। लेकिन हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से अभी सिलेबस जो होगा वो आपके कट कर आएगा, और अभी फाइनल नहीं हुआ है सिलेबस की कितना क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से लेसन रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो रहेंगे। तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं यही वेट कर रही हूँ कि अगर एक बार वो जो है अपना सिलेबस फाइनल हो जाए तो उसके बाद हम उन्हीं चैप्टर्स को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़े। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपका सारा वो करवा देती हूँ जो लेसन पढ़ा रही हूँ मान लीजिए, और वही अगर उसमें रह जाए तो फिर हमें दिक्कत आएगी। जो पढ़ाने चाहिए थे वो अगर बाकी रह जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ। लेकिन कोई नहीं, हम छोटे छोटे चैप्टर जो है वो कर लेते हैं। अगर वो चैप्टर उनमें नहीं भी काउंट हुए तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में जो कंपटीशन आप एग्जाम्स दोगे तो उनके अंदर तो ये हमें पढ़ना ही है, तो हम पढ़ ही लेते हैं ये। तो जैसा कि मैंने बताया आज का हमारा जो लेसन है हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, 23वां लेसन। लेसन नंबर आपका 23 है, जिसका नाम है मानव में श्वसन तंत्र। क्या नाम है? मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र 25वां लेसन जब हमने पढ़ा था उसमें हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में बात की थी, और ये अपना है श्वसन तंत्र। और इससे सभी बच्चे जो है अच्छे से इसको जानते होंगे कि श्वसन तंत्र क्या है, लेकिन इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से अंग हैं, किस प्रकार से हम श्वास लेते हैं, किस प्रकार से हम जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको किस प्रकार से बाहर निकालते हैं शरीर के द्वारा, वो सारी प्रक्रियाएं हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लेसन छोटा सा है, अपने 2 या 3 क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगी, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहली चीज कि श्वसन क्रिया होती क्यों है, श्वसन हम करते क्यों हैं। ये जो श्वसन है, नाम आ रहा है श्वसन, क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहली चीज कि श्वसन क्रिया हम करते क्यों हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? सेल से, यानी कोशिका से मिलकर बना है। अब हमने जब कोशिका की अगर हम परिभाषा पढ़ें तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, यानी कि संरचना भी यही बना रही है पूरी शरीर की। और क्रियात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है, चाहे वो पाचन क्रिया हो, चाहे वो उत्सर्जन क्रिया हो, जितनी भी सारी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी किसमें होती है? कोशिका में होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक सजीव है। कोशिका क्या है? एक सजीव है। तो सजीव को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, चाहे हम हो, हमें कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है। हम कहते हैं ना हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम भोजन खाते हैं हमें ऊर्जा मिलती है। तो कोशिका भी है, तो उसे भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, तभी वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएगी। तो ये ऊर्जा उसके अंदर आ कहाँ से रही है, उसको ऊर्जा मिल कहाँ से रही है? ऐसा तो नहीं है कि लाइट का स्विच है, कोशिका में लगाया, एक्टिव हो गई, उसके वो चार्ज हो गई और वो कार्य करने लग गई, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये एनर्जी उसे मिल कहाँ से रही है? तो देखिए, हम पाचन जो अपना पाचन तंत्र का भी एक लेसन है अपना, वो जब हम कंप्लीट करेंगे
तब उसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से भोजन खाते हैं और भोजन से हमें किस प्रकार से एनर्जी मिलती है। फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी सेल है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो अभी मैं बताऊंगी कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप हम क्या लेते हैं, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या होता है इसके अंदर कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के फलस्वरूप इसके अंदर क्या आ जाता है, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज आता है। तो इस ग्लूकोज का जब ये ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये ग्लूकोज टूट जाता है, तब इससे क्या क्या बनता है, तब इससे बनता है एक तो जल बनता है, एक बनती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्या बनती है अपनी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सभी बच्चों को आता होगा लगभग, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम अभी समझ लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है, अपनी एनर्जी है, ऊर्जा है, हमारी कोशिका की ये ऊर्जा है। और ये कैसी ऊर्जा है, तो ये रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनी है, तो ये हमारी क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। ये ऊर्जा जब कोशिका को मिलेगी तभी वो क्या कर पाएगी, आगे से आगे कार्य कर पाएगी। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि हमारी कोशिका में ये ऊर्जा बनने के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हमें कहाँ से मिल जाएगा, जब हम भोजन करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा ग्लूकोज। तो और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये श्वसन क्रिया क्या है, श्वसन का मतलब क्या है, तो आप में से बहुत ज्यादा बच्चे 99% बच्चे यही बताएंगे कि मैम ऑक्सीजन जो है उसको अंदर लेना, शरीर के अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, शरीर के बाहर निकालना, यही क्या है, श्वसन है। अगर श्वसन की परिभाषा आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या कहोगे कि ऑक्सीजन अंदर लेना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही क्या है, हमारा श्वसन है। इसी को अपन श्वसन कहेंगे। ठीक है, बट ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। अगर आपका ये आंसर है तो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, सुनिए। श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं हम। श्वसन तो एक अलग ही हमारी मैकेनिज्म है, लेकिन तंत्र का मतलब तंत्र किससे बनता है, अंगों से बनता है। हमारे बहुत सारे अंग जो अभी हम पढ़ेंगे तो वो सारे अंग मिलते हैं तब तंत्र का निर्माण होता है। उन अंगों के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले जो है हम नाक के द्वारा क्या लेते हैं, वायु अंदर लेते हैं। नाक के द्वारा वायु को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं बोल रही हूं मैं, वायु बोल रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु के अंदर तो बहुत सारी गैसेज हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% के समथिंग ऑक्सीजन होती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि नाक के द्वारा हम जब सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, नाक के द्वारा लेते हैं ना, मुंह के द्वारा तो नहीं लेते हैं। नाक के द्वारा क्यों लेते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, मुंह के द्वारा क्यों नहीं लेनी चाहिए, हाँ ले सकते हैं, मुंह के द्वारा भी ले सकते हैं, पर नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए वो मैं बताऊंगी। तो नाक के द्वारा हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर हम वायु को अंदर लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, वायु को अंदर लेंगे। ठीक है, वायु के अंदर तो बहुत सारी गैसें ले ली। अब ये वायु कहाँ पर चली जाएगी, विंड पाइप का मतलब क्या होता है, वायु नलिका। क्या होगा, वायु नलिका। तो ये जो है वायु नलिका, अभी मैं बताऊंगी कौन सी होती है। हम जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरे श्वसन तंत्र की, तो हम पढ़ेंगे कि वायु नलिका क्या होती है, या इसे ही हम कहते हैं श्वास नलिका कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, श्वास नलिका। तब ये कहाँ चली जाती है, श्वास नलिका में चली जाती है। और श्वास नलिका के बाद में ये कहाँ चली जाती है, अपने फेफड़ों के अंदर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में चली गई वायु। अब हमें कौन सी चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमने याद कीजिए कि जब हमने ब्लड पढ़ा था तब हमने उसमें एक ब्लड की हमने कणिका पढ़ी थी आरबीसी, और आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है।
तो वो सिर्फ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इसके अलावा अभी अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का जो अपघटन होता है, ग्लूकोज जो है वो किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, दूसरी गैसों की जरूरत नहीं है, तो बाकी जो गैसें होगी वो कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब फेफड़ों में आ गया, फेफड़ों में क्या भरा होता है, रक्त होता है, रक्त होगा, फेफड़ों में क्या होगा, अपना ब्लड होगा, रक्त होगा। और जो ऑक्सीजन आई है वो कहां पर घुल जाएगी, इन फेफड़ों के अंदर, रक्त में, रक्त फेफड़ों से कहां घुल जाएगी, रक्त में। और फिर यहां से ऑक्सीजन को, रक्त से ऑक्सीजन को, हमने पढ़ा था, प्रकार पढ़े थे हमने, शिरा, धमनी, केशिकाएं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, रक्त वाहिनियां पढ़ी थी। तो रक्त वाहिनियों के फलस्वरूप ये कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा दिया जाएगा, अपनी सेल के पास, या मैं कहूं कोशिका के पास, ये रक्त जो है ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। ठीक है, फिर वापस वही क्रिया होगी जो भी हमने पढ़ी है। अब ये सेल के अंदर चला गया, फिर फूड पाइप द्वारा भोजन हम लेंगे, जब पाचन तंत्र में पढ़ेंगे भोजन कैसे आता है हमारे शरीर के अंदर, तो भोजन आएगा, फिर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और फिर हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा, सिर्फ अभी तो ऑक्सीजन आई है ना, अब सेल में हमने पढ़ा था ना कि क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और एटीपी बनेगा। ठीक है, एटीपी तो ऊर्जा हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से कहाँ पहुंच जाता है, रक्त के अंदर, फिर रक्त से फिर से फेफड़ों तक, और वापस जो है इसी प्रक्रिया श्वास नली, और श्वास नली के बाद में नाक से, और नाक से फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण किया, वो कहां पर गई, नाक द्वारा ग्रहण किया, वो कहां पर गई, श्वास नलिका में, श्वास नलिका के बाद में वो फेफड़ों में पहुंची, और फेफड़ों में बहुत सारा रक्त भरा होता है, फेफड़ों की संरचना वगैरह सब पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फेफड़ों में गई, फेफड़ों में बहुत सारा रक्त भरा है, रक्त के अंदर वो ऑक्सीजन जो है, रक्त के अंदर हम जानते हैं कि क्या होता है, आरबीसी होता है, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, फिर जो है पूरे ब्लड में, यानी कि सभी कोशिकाओं तक, सभी ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर चली जाएगी, जहां पर ग्लूकोज भी आ जाएगा, और ये दोनों जो है आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे, CO2 बना देंगे, और क्या बना देंगे, जल बना देंगे, H2O बना देंगे। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इसी रास्ते से वापस क्या कर देंगे, शरीर के द्वारा बाहर निकाल देंगे। तो ये जो आपकी सारी प्रोसेस है, इसे हम क्या कहेंगे, श्वसन क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वसन क्रिया कहेंगे। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं कि श्वसन अंग क्या होते हैं, या हम यूं कहें कि किसी भी जीव का प्रमुख श्वसन अंग क्या है। हम मानव की अगर बात करें तो मानव का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, सभी को पता है। मनुष्य की अगर बात करें हम, तो उसका प्रमुख श्वसन अंग क्या है, क्या होता है, हम किसके द्वारा जो है श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम फुफ्फुस, या हम कह दें फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा हमारे अंदर श्वसन की क्रिया होती है। अगर मैं पादप की बात करूं, हालांकि हम यहाँ पर मानव में श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम मैं पादप की बात करूं तो वैसे तो उनके अंदर जड़ के द्वारा भी श्वसन होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पत्तियों की बात करूं तो उनके अंदर कैसे श्वसन होगा, किसके द्वारा होगा,
तो हम जानते हैं कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र भी कहते हैं, रंध्र भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मनुष्य में हो गया फेफड़ों के द्वारा, पादपों के अंदर स्टोमेटा के द्वारा होता है। अच्छा मैं मछली की बात करूं, मछली की, तो मछली के अंदर प्रमुख श्वसन तंत्र कौन सा होता है, कौन सा होता है, तो गलफड़े होते हैं उसके अंदर, गलफड़े, या जिसे अपन क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, गलफड़े कहते हैं। अगर मैं एक मेंढक की बात करूं, मेंढक की, मेंढक की बात करूं, तो मेंढक जो है अगर जल में है वो, तो वो किसके द्वारा अपनी श्वसन की प्रक्रिया करता है, तो वो अपने त्वचा के द्वारा ही कर लेता है। अगर मैं इसी के साथ अगर मैं केंचुआ लिख लूं, केंचुआ या अर्थवर्म, तो वो भी किसके द्वारा करता है श्वसन की क्रिया, अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये तो हमने बात की मेनली कि मानव के प्रमुख श्वसन तंत्र के अंग या प्रमुख श्वसन अंग कौन से होते हैं, कहाँ पर उनकी श्वसन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, तो ये हमने बात की। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्वसन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है अपना आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, और एक होता है अपना बाह्य श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन किसे कहेंगे और आंतरिक श्वसन किसे कहेंगे? तो हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, मान लीजिए ये क्या है, फुफ्फुस है, मानना क्या है वैसे भी, ठीक है, फुफ्फुस है, और ये हमारा हो गया हृदय। ऐसे बना रहे हुए, अभी आप बस एक कार्टून की तरह देख लीजिए कि ये है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेंगे हम, ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, और फिर हमने हृदय की संरचना भी पढ़ रखी है। हृदय के अंदर क्या होता है, हृदय के अंदर 4 पालियां होती है, 2 ऊपर वाली, ये 2 पालियां जिसे अपन क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, 2 नीचे वाली जिसे निलय कहते हैं। और हमने ये पूरी प्रक्रिया पढ़ रखी है। अगर आपने किसी ने बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो क्लास देखिए। मैं थोड़ा सा रिवाइज वापस करवा देना चाहती हूँ कि किस प्रकार से ये होता है। ये लंग्स होते हैं, अपने लंग्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि इस जो ये अपना जो दायां भाग है, ये जो दायां भाग है, इसमें हमेशा कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त होता है। और जो बायां भाग होता है, इसमें हमेशा कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यहाँ से उत्तकों से हम जानते हैं कि उत्तकों से जो है महाशिरा जो है वो महाशिरा रक्त को लाती है, महाशिरा रक्त को लाती है। और वो कहाँ पर लाती है, तो दाएं आलिंद में लाती है। दाएं आलिंद से दाएं नीले में आ जाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि ट्राइकस्पिड जो है वॉल्व होते हैं। यहाँ से फिर फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ पर चले जाते हैं, फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। फेफड़ों में शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद में यहाँ से रक्त जो है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो कहाँ पर आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। और बाएं आलिंद से फिर वो कहाँ आ जाता है, बाएं नीले में। और बाएं नीले से बाद में वो महाधमनी के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, उत्तकों के अंदर चला जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ रखी है, परिसंचरण तंत्र के अंदर हमने पढ़ रखी है। ठीक है, मैं रफ कर लेती हूँ एक बार यहाँ से। अब क्या समझना है हमें, हमें समझना है कि बाह्य श्वसन किसे कहेंगे और आंतरिक श्वसन किसे कहेंगे। आपका ये टॉपिक है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। देखिए ये हमारा मान लीजिए हृदय है, हृदय है। तो अभी अभी मैंने बताया कि क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। हृदय से मैं जानती हूं कि इधर वाला जो भाग है मेरा, जो मैं यूं कहूं कि जो दायां वाला भाग है, ये वाला जो दायां वाला भाग है, दायां वाला भाग है, इसके अंदर हमेशा कौन सा रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और जो इधर वाला जो बायां भाग है, बायां भाग, इसमें कौन सा रक्त होता है, तो CO2 युक्त रक्त होता है, सॉरी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, O2 युक्त, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। जब हृदय से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो कहां पर चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। शुद्ध होने के लिए कहां चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है, फेफड़ों में चला जाता है। मतलब इस ये जो रक्त जा रहा है इसके अंदर क्या घुली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होगा वो कहां जाएगा, फेफड़ों के अंदर। ये फेफड़ा है, ये एक फेफड़ा है, इसमें चला जाएगा, फुफ्फुस में चला जाएगा। तो जब फुफ्फुस और
रक्त के बीच में, फुफ्फुस और रक्त के बीच में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, रक्त से कहा जा रहा है, फुफ्फुस में जा रहा है। तो जब फुफ्फुस और रक्त और फुफ्फुस के अंदर जब गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, यहां से ये इसमें जा रहा है ना, और फिर वापस क्या हो जाएगा, इन्हीं फेफड़ों से वापस ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रक्त में घुल जाएगी। फुफ्फुस से ऑक्सीजन किसमें आ गई, रक्त में आ गई, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई, फेफड़ों के अंदर चली गई। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहां जा रही है, फुफ्फुस में, और फुफ्फुस से ऑक्सीजन कहां पर आ रही है, रक्त के अंदर आ रही है। तो जब रक्त और फुफ्फुस के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, जब फुफ्फुस और रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन कहेंगे, बाह्य श्वसन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब वो जो ऑक्सीजन जो है वो कहां पर आ गई, रक्त के अंदर आ गई, रक्त में आ गई, रक्त के द्वारा वो कहां चली जाएगी, फिर से हृदय में जाएगी, और हृदय से फिर से वो कहां चली जाएगी, अंगों तक चली जाएगी। ये अंग है हमारा, मान लीजिए ये एक सेल है या कोशिका कहिए, उत्तक कहें, जो भी है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये पहले हृदय के अंदर जाएगी, हमने पढ़ चुके हैं, हृदय के अंदर जाती है। ठीक है, हृदय से फिर किस वाहिनी द्वारा जाती है, हृदय के अंदर हमने पढ़ा था ना, कौन सी, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा वो कहां चली जाती है, हृदय में चली जाती है, और हृदय से फिर महाधमनी द्वारा वो कहां चली जाती है, कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर वो जो रक्त है वो चला जाता है। कौन सा रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, ब्लड है, ये ब्लड है, और ब्लड में क्या घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है, और ये ऑक्सीजन जो है ब्लड से किस में जा रही है, कोशिकाओं में जा रही है। कहाँ जा रही है, कोशिकाओं में जा रही है। तो जब ब्लड यानी कि रक्त और कोशिका के बीच में जब गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, आंतरिक श्वसन कहेंगे, आंतरिक श्वसन कहेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं हुआ है डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो बच्चों, हृदय है, हम जानते हैं कि हृदय एक ऐसा अंग है जहां पर जो भी ब्लड होगा वो सबसे पहले हृदय के अंदर आएगा, हृदय के बाद में वो पूरे शरीर के अंदर घूमता है। और हम जानते हैं कि हृदय के अंदर वो 2 बार आता है। ठीक है, कभी एक अशुद्ध रक्त लेकर, एक शुद्ध रक्त लेकर, तो 2 बार आता है। और इसीलिए हमने लास्ट क्लास में इसी चीज को हमने पढ़ा था कि इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब समझिए, हम जानते हैं कि फेफड़ों से, फुफ्फुस से रक्त जो है, फुफ्फुस से जो है हम जब सांस लेंगे तो क्या आएगी, ऑक्सीजन हम शरीर के अंदर लेंगे। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, फेफड़ों के अंदर चली जाती है। और जब ये ऑक्सीजन फेफड़ों से कहां पर मिल जाती है, कहां मिल जाती है, ब्लड के अंदर मिल जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है, यानी रक्त में मिल जाती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। और जब ये रक्त जो है कहाँ चला जाएगा, रक्त जो है कहाँ चला जाएगा, हृदय के अंदर, और हृदय से फिर से कोशिकाओं में चला जाएगा। कौन सा, ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो यहाँ पर जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का आदान, हाँ हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा है, ऑक्सीजन ही इसमें नहीं मिली हुई है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में मिली हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से फेफड़ों में, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली जाएगी, रक्त के अंदर, और रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इसे तो अपन कहेंगे बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन किसे कहेंगे, कि जब रक्त से ऑक्सीजन कहाँ चली जाए, कोशिकाओं में। कहाँ से आई है ऑक्सीजन बाहरी वायु से आई है, तो कहाँ चली जाए, कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर जो CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी, वो कहाँ पर चली जाए, रक्त के अंदर चली जाए। तब इसे अपन क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, आंतरिक श्वसन कहेंगे। अब बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर क्यों जा रही है, फेफड़ों में, यहाँ से ऑक्सीजन क्यों आ रही है रक्त में, यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड इस रक्त में क्यों जा रही है, और ये जो रक्त आया है इसकी जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में क्यों जा रही है, जरूरत क्या है, किस तरह से ये प्रोसेस हो रही है। तो आपने केमिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, विसरण। आई थिंक वो आपको लेसन पढ़ा दिया है सर ने, तो विसरण पढ़ा होगा आपने, विसरण। विसरण में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
जाता है, पदार्थ जो होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। हम जानते हैं कि जो वायुमंडल जो है उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है हमारे शरीर के कंपैरिजन, हमारी जो बॉडी है उसके कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। तो मैंने कहा कि उच्च सांद्रता से कहाँ आती है, निम्न सांद्रता की ओर। तो वायुमंडल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, मेरे शरीर में या आपके शरीर में ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो अब ये ऑक्सीजन कहाँ आएगी, हमारे शरीर में आएगी, क्योंकि उच्च सांद्रता बाहर की ओर है, निम्न सांद्रता अंदर की ओर है। तो उच्च सांद्रता से कहाँ आ जाएगी, निम्न सांद्रता की ओर हमारे शरीर में आ जाएगी। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, उसकी जो मात्रा हो जाती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। बहुत सारी कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती है और हमारा जो आसपास का वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। उच्च सांद्रता से कहाँ जा रही है, निम्न सांद्रता की ओर जा रही है। तो ये प्रक्रिया क्यों हो रही है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आंतरिक श्वसन होता है, वो दो टाइप का होता है, दो प्रकार से होता है। आंतरिक श्वसन जो है वो दो टाइप का होता है। और अगर बच्चे को किसी को भी, वैसे मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आंतरिक श्वसन बाह्य श्वसन नहीं आया हो समझ में, आप कमेंट करिएगा, मैं अगली क्लास में बिल्कुल आपको और अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगी। वैसे तो मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। आंतरिक श्वसन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीजन या ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और एक होता है अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। नाम से पता चल रहा है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन होगी, अनॉक्सी का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी। तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज आता है, इधर से ऑक्सीजन आती है, दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगी, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगी, और अनऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी, नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज जो टूटेगा या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो ग्लूकोज जो होता है वो किसकी उपस्थिति में टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्या बना लेता है ये, यहां लिख लेती हूं मैं आगे, क्या बना लेता है ये, हम जानते हैं अच्छी तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, और क्या बना देता है वो, एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण करेगा। हम जानते हैं कि अनऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, तो जो ग्लूकोज होगा वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ऑक्सीजन नहीं है तो बेचारा टूट रहा है ऐसे ही। किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें भी क्या बनेगा, जल बनेगा, और सॉरी जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, और इसके अंदर क्या बनेगा, तो देखिए क्या बन सकता है इसके अंदर एथेनोइक अम्ल बन सकता है, एथेनोइक अम्ल। वो डिपेंड करता है कौन सा जीव है। एथेनोइक अम्ल बन सकता है, मेथेनोइक अम्ल बन सकता है, और क्या बन सकता है, तो लैक्टिक अम्ल बन सकता है, इसमें लैक्टिक अम्ल बन सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, कौन सा जीव है। एथेनोइक अम्ल बन सकता है, मेथेनोइक अम्ल बन सकता है, या लैक्टिक अम्ल भी जो है वो बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बन जाएगा, अपना जल बन जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा तो इनको भी चाहिए ना कोशिकाओं को, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं कि ऑक्सीडेशन किसमें होता है, तो मनुष्य में होता है। मनुष्य सबसे अच्छा उदाहरण हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, ये उदाहरण हो गए। और अनऑक्सीडेशन किसमें हो गया, तो सारे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव,
एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अनोक्सिक श्वसन होता है। जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है। अच्छा, फंजाई के अंदर भी होता है, फंजाई, यीस्ट में, इन सभी में होता है। यीस्ट में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो श्वसन की क्रिया करता है। तो यीस्ट हो गया, फंजाई का ही, फंजाई है, यीस्ट भी, यीस्ट हो गया। तो इसके अंदर कौन सा होता है, अनोक्सिक श्वसन होता है, ठीक है। क्लियर है आपको? ऑक्सीजन श्वसन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थिति होगी, अनोक्सी में ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी का निर्माण करता है। उदाहरण हम अपने आप को ले लेते हैं, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, चिपकली हो गई। अनोक्सिक श्वसन किसमें होता है, ऑक्सीजन की, अनोक्सिक श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन जिसमें अनुपस्थित हो, और जो ग्लूकोज होता है वो ऐसे ही टूटता रहता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसमें क्या क्या बन सकता है, एथेनोइक अम्ल बन सकता है, मेथेनोइक अम्ल बन सकता है, लैक्टिक अम्ल बन सकता है, जल और एटीपी का निर्माण होता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, एक कोशिकीय जीव, जीवाणु, फंजाई और यीस्ट। उतार लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की, कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तंत्र की, तंत्र जो है अंगों से मिलकर बना होता है। तो अब ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से अंग होते हैं, किस प्रकार से, कहाँ से होकर वायु जो है शरीर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम श्वसन को लेते कहाँ से हैं, कहाँ से, मुंह से लेते हैं या हम नाक से लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, अपना नाक, या हम जिसे क्या कहते हैं, नासा छिद्र। नाक में ही होता है नासा छिद्र, नासा छिद्र। एक जोड़ी हमारे में नासा छिद्र पाया जाता है, ठीक है, नासा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा मनुष्य बनाया है मैंने। तो नाक के अंदर क्या होते हैं, एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं। वहां से सबसे पहले ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, मैंने जैसा कि बताया वायु कहेंगे हम उसे। तो वायु कहाँ से प्रवेश करेगी, नासा छिद्र से प्रवेश करेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो नासा छिद्र से क्या करती है, ऑक्सीजन हवा जो है, ऑक्सीजन युक्त हवा जो है, ठीक है, वो क्या करती है, वायु जो है प्रवेश करती है। कहाँ से करेगी, नासा छिद्र से करेगी, ठीक है। नासा छिद्र के बाद में क्या आती है, अपनी नासा गुहा। क्या आती है, नासा गुहा, नासा गुहा, नासा छिद्र है, उसके बाद में एक कैविटी बनती है जिसे अपन कहते हैं नासा गुहा। क्या कहेंगे, नासा गुहा। छोटे बच्चे अंगुली डालते रहते हैं ना नासा गुहा में, तो नासा गुहा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये जो नाक है, जो नाक होता है, नासा छिद्र के आगे जो नाक होता है, इसमें से हम हवा लेते हैं, तो हम वायु इसी से क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इस नासा छिद्र में क्या होते हैं, नासा छिद्र जो है आगे जो गुहा होती है उसमें क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे जो है रोम युक्त बाल होते हैं, रोम होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं। और उन बाल को अपन क्या कहते हैं, तो उन बालों को हम कहते हैं सीलिया। क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। उन बालों को क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो इनमें नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं, सभी को पता होगा, छोटे छोटे से बाल होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में सीलिया कहते हैं। अब ये सीलिया काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं अपने सीलिया, तो देखिए जो सीलिया होते हैं वो क्या काम करते हैं, अगर कोई भी, जब हम वायु लेते हैं तो हम जानते हैं कि वायु के अंदर क्या हो सकते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इस तरह से बाल होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, पकड़ कर रख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, छानने का काम कर रहे हैं। तो किसी भी, ये जो बाल होंगे ये क्या करेंगे, इस मिट्टी को यहीं पर रोक लेंगे और अंदर जो हवा जाएगी वो बिल्कुल शुद्ध हवा जाएगी, ठीक है। और फिर भी अगर कोई भी, जैसे कि फिर भी अगर गंदी वायु है हमारे नाक में प्रवेश कर जाती है, जिसमें कौन से मिट्टी के कण हो गए हो, कोई जीवाणु हो गया हो, तो क्या हो जाता है कि नाक से जो है एक पानी या द्रव निकलने लग जाता है, एक द्रव निकलने लग जाता है,
ठीक है, उसे अपन कहते हैं श्लेष्मीय द्रव, श्लेष्मीय द्रव। और वो क्या करता है, उन जीवाणु को वहीं पर रोक लेता है, वहीं पर क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, आगे जाकर ये नासा गुहा जो है, यानी कि दूसरे नंबर पर अपना क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर नासा छिद्र आ गया, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, नासा गुहा। क्या आ जाएगी, नासा गुहा, नासा गुहा आ जाएगी। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, ये अपनी नासा गुहा है और यहाँ पर नासा छिद्र होते हैं। ठीक है, नासा गुहा के अंदर आ जाता है। अब देखिए नासा गुहा के बाद में, नासा गुहा के बाद में क्या होता है, आगे जाकर जो नासा गुहा होती है, आगे जाकर कहां पर मिल जाती है, ये जो फूड पाइप होता है हमारा, जो मुख होता है जहां से हम खाना खाते हैं। तो आप पाचन जब हम तंत्र पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो है, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन कहते हैं बक्कल कैविटी या मुख गुहा। क्या कहते हैं, मुख गुहा, मुख गुहा। और ये जो मुख गुहा होती है और ये जो आगे जाकर भाग बना रही है, ये भाग जो बना रही है, इसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या कहेंगे यहाँ पर, ग्रसनी। देखिए नासा गुहा और मुख गुहा आगे जाकर एक जगह पर मिल जाती है, मैं इस जगह को कहूंगी, क्या कहूंगी, ग्रसनी। क्या कहूंगी मैं, ग्रसनी। ठीक है, नासा गुहा और मुख गुहा दोनों ही इस जगह पर मिल जाती है, जिसे अपन कहते हैं ग्रसनी, या यूं कहें कि ये इस जगह से अलग अलग हो जाती है, इसे अपन क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि इसके बाद नासा गुहा से तीसरे नंबर पे ये कहाँ चली जाएगी, ग्रसनी में। वायु कहाँ पर आ गई, हमने वायु ग्रहण की, ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई द्रव पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो एकदम से अपने को खांसी चल जाती है। तो खांसी चलने की वजह से अपने को क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो इस फूड पाइप से अंदर ना जाकर वो कहाँ चला जाता है, इस ग्रसनी से होता हुआ नासा छिद्र से बाहर की हो जाता है, फिर हमें खांसी चलने लग जाती है ना। पानी जो है नाक से बाहर निकल जाता है, तो वो क्या करता है, यहाँ से होकर यहाँ बाहर निकल जाता है, इस ग्रसनी से उल्टा जो नासा गुहा होती है उससे निकलकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो इस वजह से होता है। अब देखिए, अब आगे जाकर ये जो ग्रसनी है आगे जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे जाकर एक वायु नलिका बनाती है। इस वायु नलिका में इस जगह पर क्या होता है, देखिए मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ इसको। हमने पढ़ा फूड पाइप और हमारी जो वायु की जो नलिका होता है, वायु नलिका जो होती है, श्वास नलिका जो होती है वो। तो मान लीजिए ये श्वास नलिका है, श्वास नलिका, यह जो श्वास नलिका है वो आगे की तरफ होती है और जो भोजन नलिका है वो हमारे पीछे की तरफ। इसे मैं टच नहीं कर सकती हूँ, पीछे गर्दन आ जाएगी और आगे हमारी श्वास नली आ जाएगी। तो श्वास नली जो है वो आगे की तरफ होती है और जो अपनी फूड पाइप जो होता है वो कहाँ होता है, पीछे की तरफ। ठीक है, भोजन नलिका जो होती है वो कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है। ये हमारा भोजन नलिका हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इन दोनों के ऊपर यहाँ पर मांसपेशियों की एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। इस डायग्राम में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये पतली सी झिल्ली पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। क्या काम आता है ये एपिग्लोटिस, तो सुनिए। जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो आपकी मम्मी ने बहुत बार बोला होगा कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस श्वास नलिका को बंद कर देता है ताकि खाना कहाँ जा सके, खाना कहाँ जा सके, इस भोजन नलिका के अंदर जा सके, फूड पाइप में जा सके। ठीक है, गलती से भी वो इसमें नहीं जाना चाहिए वरना अपने को खांसी चलने लग जाती है, तो इसी के अंदर जाना चाहिए। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इसको बंद कर देता है। इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, ताकि ये जो भोजन है वो कहाँ जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फूड नलिका में या भोजन नलिका के अंदर ही जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि अब यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर पर अपना क्या आ जाएगा, ग्रसनी के बाद एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ठीक है, अब देखिए एपिग्लोटिस के नीचे की ओर कुछ इस तरह से उपहास्थियों की संरचना
पाई जाती है उपास्थि की, इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिसे हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, यहाँ हम जिसे कहते हैं कंठ, है ना, उसी से क्या होता है, स्वर निकलते हैं बाहर, हम उसी से हमारी जो है आवाज बनती है, हमारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। और इस स्वर यंत्र के यहाँ पर एक छिद्र होता है, स्वर यंत्र के ऊपर की ओर एक छिद्र होता है, यहाँ पर एक छिद्र होता है। इस छिद्र को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस। क्या कहा जाता है, ग्लोटिस। देखिए एपिग्लोटिस अलग है, ग्लोटिस अलग है, ये ध्यान रखिएगा। एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोटिस किसे कहते हैं, स्वर यंत्र जो होता है यहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको स्वर यंत्र। इस स्वर यंत्र के यहाँ पर, इस जगह पर क्या होता है, एक एक छिद्र होता है, जिससे वायु जो है अंदर की ओर प्रवेश करती है। यहाँ पर वायु जो होगी अंदर प्रवेश करेगी, इसे अपन कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहेंगे, ग्लोटिस कहेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ग्लोटिस के अंदर क्या होती है, एक पतली पतली सी झिल्लियां होती है, पतली पतली सी झिल्लियां होती है, ठीक है, इस तरह से यूं झिल्लियां होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो कंपन नहीं करती है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब वो कंपन करती है। और वो जब कंपन करेगी, जब ये इसके अंदर ये जो ग्लोटिस के अंदर जो झिल्लियां हैं, जब वो कंपन करेगी तब हमारी आवाज निकलेगी। आप खुद ट्राई करके देखिए, जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर लेते हैं तब हम नहीं बोल सकते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तब हम बोल सकते हैं। जब हम सांस को बाहर निकालेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तब हम क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, है ना, तब हम बोल सकते हैं। बाकी सांस जब हम अंदर लेंगे तब हम नहीं बात कर सकते हैं। इसी वजह से देखिए, इसी वजह से क्या कहा जाता है कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं खाते वक्त, जैसे मैं खाना खा रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो ग्लोटिस होगा, इसका ये जो यहाँ पर जो झिल्लियां पाई जाएगी, वो क्या करेगी, कंपन करेगी, तो वो खुल जाएगी। यहाँ पर अगर ये खुल गई, ठीक है, मतलब सांस मुझे बाहर मुझे बोलने के लिए मुझे सांस बाहर निकालनी पड़ेगी, तो ये खुल जाएगी। तो भोजन जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, यानी इस श्वास नलिका में चला जाएगा, और हमें क्या होने लगेगी, खांसी होने लगेगी, ठीक है, खांसी होने लगेगी। अब बात करते हैं हम फूड पाइप की या श्वसन नलिका की। देखिए पूरी श्वसन नलिका जो है कितने कहाँ पर होती है, एपिग्लोटिस हो गया। एपिग्लोटिस के बाद में हमारा क्या आता है, 5वें नंबर पर स्वर यंत्र आता है, स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र के छिद्र को, स्वर यंत्र के छिद्र को क्या कहा जाता है, हम जानते हैं स्वर यंत्र के छिद्र को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। स्वर यंत्र के छिद्र को क्या कहा जाएगा, ग्लोटिस कहा जाएगा। ये यहाँ पर होगा, ठीक है। एक तरह से अभी पूरी की पूरी यहाँ पर जो हमने फूड पाइप बनाया है, वो फूड पाइप अब स्टार्ट होगा इसके बाद, ठीक है, क्योंकि ग्रसनी जो है, ग्रसनी के बाद में एपिग्लोटिस आ गया, एपिग्लोटिस के बाद में स्वर यंत्र आ जाता है, स्वर यंत्र का जो छिद्र होता है उसे ग्लोटिस कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद में अपनी जो है स्वर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारी श्वसन नलिका है अब वो स्टार्ट होगी। देखिए आप डायग्राम में आराम से देख सकते हैं, ये श्वसन नलिका, ये है श्वसन नलिका, दिखाई दे रही होगी आप, श्वसन नलिका फूड पाइप जिसे पर कहते हैं, ठीक है। 120 सेंटीमीटर के लगभग ये लंबाई में होती है। ये रही हमारी श्वसन नलिका। इस श्वसन नलिका में आपको ये संरचनाएं दिखाई दे रही हो इस प्रकार की, ये संरचना दिखाई दे रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, उपास्थि वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपास्थि वलय, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले। ये इस प्रकार से होते हैं, यूं होते हैं, यानी उपास्थियों के, कार्टिलेज के बने होते हैं, उपास्थियों के बने होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, पूरे नहीं मिले होते हैं, यूं इस प्रकार से होते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, उपास्थिल छल्ले या उपास्थिल वलय या सी आकार के। ये सी आकार के होते हैं, यूं होते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सी आकार के छल्ले। ये होते क्यों, अपनी जो ये श्वास नली है इसमें होते क्यों पाए जाते हैं, ये क्या कारण है इनका। तो देखिए जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो अगर ये सी आकार के छल्ले नहीं होंगे तो ये जो पाइप है, फूड पाइप है, वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। जब हम सांस बाहर निकाल देंगे तब ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। और जब हम सांस लेंगे तब उसको, उस वायु को जो है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं ना कि ये ज्यादा मेहनत करे सांस लेने में, फिर हमें दिक्कत आएगी। जब हम सांस लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी इसको चौड़ा करने में, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो ये जो सी आकार के छल्ले होते हैं वो क्या करते हैं, इसको पिचकने से रोकते हैं, चाहे श्वास बाहर जाए चाहे सांस अंदर आए, कुछ भी करे
ये इसको पिचकने नहीं देते, ये इसी को इसी तरह से आकृति में बनाए रखते हैं। ठीक है, तो जब श्वास अंदर आ जाएगी या श्वास बाहर भी चली जाएगी, सांस बाहर भी चली जाएगी, वायु अंदर भी आ जाएगी, तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। तो आराम से सांस जो है अंदर बाहर आ सकती है। तो ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं, इसको पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी श्वास नलिका। अब देखिए ये श्वास नलिका को आगे आपने देखा होगा कि ये दो भागों में बट रही है। ये श्वास नलिका जो है दो भागों में बढ़ती है, दो भागों में बढ़ती है। और ये जो श्वास नलिका है जहां से ये दो भागों में बट रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी किसे कहेंगे, जब श्वास नलिका दो भागों में बट जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। यानी कि अब हमने जो सांस ली है वो श्वास नलिका के बाद में, वो श्वास नलिका के बाद में कहां पर आ जाएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं श्वास नलिका पहले श्वास नलिका में आई, अब वो श्वास नलिका के बाद में कहां पर आ जाएगी, श्वसनी के अंदर आ जाएगी। जब श्वास नलिका दो भागों में बढ़ जाती है और वो कहां पर प्रवेश कर रही है, तो वो अब फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर रही है। ये देखिए फेफड़ों के अंदर जा रही है। जब वो फेफड़ों में प्रवेश करती है, दो भागों में बढ़ जाती है, इसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब श्वसनी जो होगी, मान लीजिए कि ये श्वसनी, पहले मैं इसको रख कर लेती हूँ, ये श्वसनी है। ठीक है, ये श्वास नलिका हो गई अपनी, श्वास नलिका हो गई। और श्वास नलिका आगे जाकर फुफ्फुस के अंदर जब ये प्रवेश करती है, तो फेफड़ों के अंदर जब जाती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। अब ये जो श्वसनी होगी फिर से आगे जाकर छोटी छोटी पालियों में या छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। ये श्वसनी है अपनी, मान लीजिए ये श्वसनी है, तो ये फिर से छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। इन छोटी छोटी नलिकाओं को क्या कहा जाता है, श्वसनिका। क्या कहा जाता है, श्वसनिका। और ये श्वसनिका, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए एक ही बार बताई गई है। ये श्वसनिका जो है, जब ये श्वसनी है, ये 3 बार आगे जाकर फिर से किसमें बदलेगी, ये श्वसनिका में बटेगी, फिर वापस ये और बटेगी, फिर और बटेगी, यानी 3 बार इनका विभाजन होता है, जिसे प्रथम श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका और तृतीय श्वसनिका कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। श्वसनी जो होती है वो आके जाकर श्वसनिका में बढ़ती है, और श्वसनिका 3 बार विभाजित होती है, तब उसे कहते हैं प्रथम श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका और तृतीय श्वसनिका। और ये श्वसनिका आगे जाकर क्या बनाएगी, ये जो श्वसनिका होती है, ये मान लीजिए ये श्वसनिका है, इसमें आगे जाकर अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है, अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है। और इन अंगूर जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, कूपिका। क्या कहा जाता है, कूपिका। इन अंगूर जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, आगे जाकर कूपिका कहा जाता है। अब ये कूपिका क्या काम करती है, पहली चीज की कूपिका क्या है, तो आपको पता चल गया होगा कि श्वसनी के बाद में ये श्वसनिका में जाएगी, और श्वसनिका के बाद में कहाँ चली जाएगी, ये कूपिका में प्रवेश करेगी। कूपिका में लास्ट कहाँ पर प्रवेश कर रही है वायु, कूपिका के अंदर। आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी, ये अंगूर जैसी संरचना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अंगूर जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, तो इसे अपन कहते हैं कूपिका। अब ये कूपिका काम क्या करती है, क्या काम करती है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले कहाँ जाएगी, नाक के अंदर, नासा छिद्र में प्रवेश करेगी। नासा छिद्र में वो कहां पर जाएगी, नासा गुहा में प्रवेश करेगी। नासा गुहा से वो कहां पर चली जाती है, ग्रसनी। ग्रसनी वह स्थान है जहां पर मुख गुहा और श्वसन नलिका दोनों मिलती है। ठीक है, ग्रसनी के बाद में वो कहां पर चली जाती है, एक संरचना होता है जिसे अपन कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या काम करता है, फूड पाइप और जो हमारी सांस नली है, इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग करने का काम करता है, इन दोनों को बंद करने का काम करता है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो श्वास नली को बंद कर देगा। ठीक है, एपिग्लोटिस के बाद में वो कहां पर चली जाती है वायु, स्वर यंत्र के, और स्वर यंत्र के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। और ये अब जो है आगे जाकर ये श्वास नली, यहाँ से श्वास नली प्रारंभ होती है, तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है श्वास नली, ये लिख लेती हूँ मैं, श्वास नली। श्वास नली जो है, श्वास नली के अंदर क्या होते हैं, सी आकार के उपास्थि छल्ले उपास्थियों के बने होते हैं, जो क्या काम करते हैं, इसको पिचकने से रोकते हैं, इसको पिचकने से रोकते हैं। ठीक है,
फिर आगे जाकर ये श्वास नली जो होती है, आगे जाकर ये किस में बढ़ जाती है, श्वसनी में बढ़ जाती है। ये इस प्रकार से श्वसनी बन जाएगी, और श्वसनी जो होगी वो आगे जाकर श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, और श्वसनिकाओं के आगे एक मैंने बताया कि अंगूर जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं, कूपिका। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं, अब हम बात करते हैं कि कूपिका क्या है। कूपिका क्या है, मैंने बात की कूपिका की। कूपिका के अंदर वायु आ गई है, अब इसका काम क्या होगा, कूपिका के अंदर लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है कूपिका। मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम कहते हैं कोशिका को, वैसे ही श्वसन जो है, श्वसन तंत्र जो है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कूपिका को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, कूपिका को। क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कूपिका जो होती है, पहली चीज की कैसी होती है, तो अंगूर जैसी, अंगूर जो होता है वैसी संरचना होती है, और फेफड़ों के अंदर होती है, ये हमें पता है। और दोनों फेफड़ों में लगभग कितनी होती है, 60 करोड़ कूपिकाएं। कितनी होती है, 60 करोड़ कूपिकाएं। दोनों फेफड़ों में कितनी होती है, 60 करोड़ कूपिकाएं। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे जाकर बढ़ जाती है ना, तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी संरचना बनाती है बहुत सारी। तो कितनी होती है, 60 करोड़। दोनों में लगभग कितनी होगी, 60 करोड़ कूपिकाएं। अब ये कूपिकाएं क्या करती है, श्वसन का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करती है। क्या करेगी, श्वसन का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करेगी। और इन कूपिकाओं के अंदर क्या होता है, तो इन कूपिकाओं के अंदर ही क्या बिछा रहता है, एक जाल बिछा रहता है। किसका जाल बिछा रहता है, रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा रहता है। किसका जाल बिछा रहता है, रुधिर वाहिनियों का। यहीं से सब कुछ एक्सचेंज होंगे, यहीं से सारी गैसें आएगी, यहीं से सारी गैसें जाएगी, तो यहीं पर सारी गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि कूपिकाएं क्या काम करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, कैसे करेगी, कि बाहर से, यानी कि रक्त जो है शरीर के अंदर, यहाँ पर मान लीजिए कि जगह नहीं है, मैं यहाँ बना देती हूँ, अच्छा इसी के अंदर बना देती हूँ। ये मान लीजिए हृदय हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, हृदय से अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजा जाता है, फेफड़ों के अंदर भेजा जाता है। तो फेफड़ों के अंदर जो रक्त वाहिनियां ले जाती है, वो कहाँ चली जाती है, कूपिकाओं के अंदर चली जाती है। ठीक है, और कूपिकाओं से फिर वापस वो गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो जिस रास्ते से वो आएगी, वहां से वो ऑक्सीजन आएगी, वहां से वो वापस बाहर निकाल दी जाएगी। और कूपिकाओं से ही वापस, कूपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन आती है, उसको वापस जो है रक्तवाहिनियां कहाँ लेके आ जाती है, हृदय के अंदर लेके आ जाती है, हृदय के अंदर ले जाती है। तो मतलब कूपिका वह स्थान है जहां पर क्या हो रहा है, कूपिका वह स्थान है जहां पर क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन बाहर से शरीर में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जा रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, कूपिकाओं के अंदर हो रहा है। कूपिकाओं में क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। कैसी होती है, ये अंगूर के जैसी होती है। और कितनी होती है दोनों फेफड़ों में, तो 60 करोड़ कूपिकाएं होती हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ पर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं जो फुफ्फुस होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, मेन ऑर्गन होते हैं, यहीं पर सारी संरचनाएं होती है, यहीं पर श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये फुफ्फुस हो गए। ठीक है, फुफ्फुस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, पहली चीज कहाँ पर स्थित होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी की जो थोरेसिक कैविटी, या मैं कहूंगी वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। ठीक है, जो हमारी वक्ष गुहा होती है, और वक्ष गुहा और जो हमारी उदर जो होता है, हमारा जो उदर होता है, वक्ष गुहा होता है, उन दोनों को कौन बांटता है, तो डायफ्राम बांटता है। डायफ्राम अलग अलग करता है। मतलब फेफड़ों के नीचे कौन सी संरचना हो गई, ये देखिए डायफ्राम, एक मांसल संरचना होती है डायफ्राम। तो फेफड़ों को जो जो ये जो डायफ्राम है, इसके ऊपर वाली संरचना कौन सी होगी, वक्ष गुहा हो गई। इसके नीचे वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, उदर कहते हैं, यानी कि पेट को हम क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। और बीच में कौन होता है, डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम का बहुत अच्छा रोल है। हम इसकी जब क्रिया विधि पढ़ेंगे, किस तरह से ये आता जाता है, तब हम इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो सुनिए, ठीक है, अब फेफड़े कहाँ पर होते हैं, तो हम जानते हैं कि इसी, कौन सी, ये वक्ष गुहा है, इसी के अंदर 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये एक फेफड़ा हो गया,
ये दूसरा फेफड़ा हो गया। अभी डायफ्राम को हटा दीजिए, यहाँ पर बना लेती हूँ मैं डायफ्राम। ये एक फेफड़ा हो गया, ये दूसरा फेफड़ा हो गया। और हम जानते हैं कि ये हमारा कौन सा हो गया, दायां भाग, यानी कि ये कौन सा हो गया, दायां फेफड़ा होगा। और ये अपना कौन सा हो गया, बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा, जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पालियों में बटा होता है, यानी इसकी 3 पालियां होती है इस प्रकार से, एक पाली ये, एक पाली ये, एक पाली ये, 3 पालियों में बटा होता है। ठीक है। और जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 पालियों में बटा होता है, एक पाली ये और ये दूसरी पाली। ठीक है। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो फेफड़ा है, इधर वाला जो फेफड़ा है, कौन सा है ये फेफड़ा, दायां फेफड़ा है, तो ये चौड़ाई में अधिक होता है, जबकि बायां जो फेफड़ा होता है वो चौड़ाई में कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो बायां फेफड़ा होता है उसकी यहाँ पर इस स्थान पर क्या पाई जाती है, हृदय खांच या हृदय गुहा पाई जाती है। वहीं पर क्या होता है, अपना हृदय होता है। तो ये कैसा होता है, थोड़ा अंदर की ओर होता है। तो ये कैसा होता है, थोड़ा पतला होता है। और ये कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है। जबकि लंबाई में ये अधिक होता है और लंबाई में ये कम होता है। लंबाई में वो कम होता है, ये लंबाई में अधिक होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दूसरी बात करें कि इनका रंग कैसा होता है। जो फेफड़े होते हैं उनका रंग कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग का। ठीक है। जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तब इनका कलर कैसा होता है, काला या भूरा हो जाता है। बाकी ये कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है। इनका वेट की बात करें कि दोनों का लगभग वेट कितना होता है, तो कितना होगा, 1.3 किलोग्राम। 1.3 किलोग्राम। ठीक है। और ये क्या करते हैं, तो यही हमारे मेन श्वसन अंग है मनुष्य में। अभी मैंने पहले बात की थी कि मनुष्य के अंदर मुख्य श्वसन अंग कौन होंगे, तो फेफड़े ही होते हैं। मनुष्य में श्वसन अंग मुख्य कौन से होते हैं, फेफड़े ही होते हैं। और हम जानते हैं कि फेफड़ों के अंदर ही पूरा का पूरा जाल बिछा होता है। श्वसनीय पाई जाती है, श्वसनिका पाई जाती है, कूपिकाएं पाई जाती है, यही सारा जाल बिछा होता है। ठीक है। और इन फेफड़ों के नीचे की ओर क्या पाया जाता है, तो भी हमने बात की, डायफ्राम पाया जाता है। एक मांसल संरचना होती है डायफ्राम, इसका बहुत मुख्य रोल होता है। क्या काम करता है ये, एक तो ये हमारी पूरी की पूरी कौन सी कैविटी हो गई, ये जो हमारी कैविटी है यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो ये कौन सी हो गई, हमारी कैविटी कौन सी हो गई, थोरेसिक कैविटी, जिसे अपन कहते हैं वक्ष गुहा। इसको अपन क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा के अंदर ही पूरा का पूरा जो फेफड़े होते हैं वो स्थित होते हैं। और नीचे यहाँ पर, यानी इससे नीचे कौन होती है, उदर गुहा। उदर गुहा या उदर जिसे हम बोलते हैं, उदर बोल देते हैं। ठीक है। तो यानी कि ये वक्ष गुहा और उदर को क्या कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा है, ये क्या कार्य कर रहा है, तो ये जो है श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है। किस प्रकार से श्वसन में काम करता है, वो हम जो भी अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी किस तरह से ये कार्यविधि होती है, किस प्रकार से ऑक्सीजन जो है अंदर आती है, किस प्रकार से बाहर जाती है ना, वो सारी चीजें हम अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन जो भी पढ़ेंगे वो तब हम ये पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देखिए कि हमारे जो ये फेफड़े हैं दोनों, वो कहाँ पर है, वक्ष गुहा के अंदर है। कहाँ होंगे ये, वक्ष गुहा में होंगे। वक्ष गुहा के नीचे कौन है, डायफ्राम। ये संरचना दिखाई दे रही, दोनों फेफड़े जो होते हैं इन्हीं के अंदर सारा का सारा जाल बिछाया पाया जाता है। ठीक है। कूपिकाएं इन्हीं में होती है, श्वसनी इसी में होती है, श्वसनिकाएं इसी में होती है। ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो वायु है, ये जो ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो कहाँ से किस प्रकार से प्रवेश करती है, इस डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वायु होगी ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है वो नासा गुहा से प्रवेश करती है। कहाँ पर आ जाती है, नासा ग्रसनी कहो या ग्रसनी कहो, बात एक ही है, नासा ग्रसनी में आ जाती है। और ग्रसनी ही वह जगह है जहाँ पर फूड पाइप और जो अपनी श्वसन नलिका होती है और जो भोजन नलिका होती है वो मिलती है। श्वसन नलिका जो ग्रसनी होती है, उसके बाद में ये जो वायु है वो कहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी, ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं जो क्या करता है, भोजन नलिका और श्वसन नलिका दोनों को अलग करने का काम करता है। एपिग्लोटिस के बाद में ये कंठ में आ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कंठ का है, या हम इसे और क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कह सकते हैं।
स्वर यंत्र के अंदर ऊपर की ओर एक छिद्र होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के अंदर स्वर रज्जुएं होती है, पतली पतली झिल्लियां होती है। जैसे कि मैंने बताया, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कंपन करती है और इसी वजह से हमारी आवाज जो है बनती है, या इसी से हमारे स्वर बनते हैं। और मैंने ये भी बताया कि जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर, तब हम कभी भी हमारे स्वर नहीं बना सकते। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तभी ये कंपन करती है और इसी वजह से हमारे जो स्वर है वो निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद में वायु कहाँ आ जाएगी, श्वास नलिका में आ जाएगी। श्वास नलिका में क्या होते हैं, उपास्थि छल्ले होते हैं। और ये छल्ले क्या करते हैं, श्वास नलिका को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, कभी भी श्वास बाहर जाए चाहे अंदर आए, चाहे श्वास ना हो इस नलिका में, फिर भी ये पिचकेगी नहीं। इसके बाद ये जो श्वास नलिका होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, फेफड़ों के अंदर दो भागों में बढ़ जाती है, फुफ्फुस के अंदर। और इसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी। अब वायु कहाँ आ जाएगी, श्वसनी में आ जाएगी, है ना। श्वसनी के अंदर, श्वसनी जो है आगे जाकर विभिन्न वापस नलिकाकार संरचनाएं बनाती है, बहुत भागों में बढ़ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका जो है 3 बार विभाजित होती है, जिसे प्रथम श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका और तृतीय श्वसनिका कहा जाता है। अब वो बस वहीं तक रह जाएगी, 3 बार विभाजन हुआ। उसके बाद में क्या बनाएगी, ये कूपिकाएं, ऐसी संरचनाएं बनती है इसके अंदर जिनमें वायु आ जाती है। ठीक है, और कूपिकाएं क्या काम करती है, तो गैसों का आदान प्रदान यहीं से होता है। जैसे कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये है अपना हृदय, तो हृदय से जो रक्त जाएगा वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले हृदय से रक्त कहाँ जाएगा, फुफ्फुस के अंदर जाएगा। तो फुफ्फुस में कहाँ पर जाएगा, इन्हीं कूपिकाओं के अंदर जाएगा, इन्हीं कूपिकाओं के अंदर। क्यों, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। तो जो अशुद्ध रक्त होगा वो यहीं से, हृदय से यहीं पर जाएगा। और इन कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा वो यहीं से कहाँ पर आ जाएगा, इन्हीं कूपिकाओं से कहाँ पर आ जाएगा, इस हृदय के अंदर आ जाएगा, इस हृदय के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर हम जानते हैं कि फिर तो हमने हृदय की संरचना पढ़ी रखी है कि जब ऑक्सीजन युक्त हृदय जो है अपने ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो अपने हृदय में आ जाएगी, फिर हृदय से वापस कहाँ चली जाएगी, पूरे शरीर के अंदर चली जाएगी, बाएं भाग से पूरे शरीर में चली जाएगी। और फिर वापस वो कहाँ पर आ जाएगी, अशुद्ध रक्त जो होगा, अशुद्ध जो रक्त होगा या अशुद्ध जो गैस होगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ पर आ जाएगी, फिर से अपनी दाएं भाग में आ जाएगी। ठीक है, दाएं भाग से फिर से कहाँ जाएगी, फेफड़ों के अंदर। यानी कि ये जो है इधर वाला दाएं भाग होता है, इधर वाला बाएं भाग होता है। तो यहाँ पर जो होती है CO2 युक्त रक्त होता है और इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो CO2 युक्त रक्त जो है इसमें जाएगा, फिर इससे कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त होकर वापस कहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शुद्ध क्यों हो जाता है, हमने पढ़ा था ना, शुद्ध क्यों हो जाता है, उस क्लास में भी मैंने बताया था। शुद्ध क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होगा वो वापस कहाँ पर आ जाएगा, अपने बाएं भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों जो है, एक श्वसन तंत्र और जो अपना परिसंचरण तंत्र का जो हृदय वाला पार्ट है, वो दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से ये कनेक्ट होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक भाग जो होगा, प्रत्येक अंग जो होगा, वो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से कनेक्ट होता ही है। ठीक है, दोनों सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने बात की श्वसन जो तंत्र है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है और गैसें सबसे पहले कहाँ पर आती है, कहाँ पर जाती है, किस प्रकार से वो पूरे शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, आज हमने श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन किया है। इसकी अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, उच्छ्वसन, निश्वसन, है ना, वो सारी जो प्रक्रियाएं होंगी वो हम उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे इनके श्वसन तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और लग सकती है, ज़्यादा इससे ज़्यादा हो सकेगा तो 2 क्लासें लग जाएगी, इससे ज़्यादा आपकी क्लासें नहीं होगी। छोटा सा लेसन है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है कि पहले हम ये कर लेते हैं ताकि अपने छोटे छोटे लेसन जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए। इससे संबंधित आपको और कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं अगली क्लास लूँगी, जल्दी से जल्दी लूँगी मैं। ठीक है, तो उसमें मुझे जैसे अगर आप कमेंट में लिख लेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में शुरुआत में पहले वो समझा दूंगी, फिर आगे वाला लेसन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन क्लासों को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो अगर आपने पहले वाले जो लेसन नहीं देखे हैं अगर, तो उनको पहले आप देख लीजिए। ठीक है, ताकि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो ये हमने स्टार्टिंग से किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।